नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी सब्जेक्ट को देखते हैं, जिसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत दक्षिण के भौगोलिक स्थिति एवं दक्षिण अमेरिका का विस्तार रूप से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका जो है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। दक्षिण अमेरिका का जो आकृति है वो लगभग त्रिभुजाकार है, इस टाइप का लगभग त्रिभुजाकार है। चलिए दक्षिण अमेरिका के अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ अक्षांश पर स्थित है और देशांतरीय विस्तार 35 डिग्री वेस्ट से 82 डिग्री वेस्ट देशांतर पर स्थित है। ठीक है, यहाँ देशांतर होगा दोस्तों, बाय मिस्टेक अक्षांश लिखा गया। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका जो है इस टाइप से है। तो ये त्रिभुजाकार, सॉरी दोस्तों ठीक से नहीं बना, तो आप लोग समझ जाइए, बस ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे इस टाइप का है, तो ये बीच में है हमारा दक्षिण अमेरिका। तो उनके चारों ओर क्या क्या स्थित है तो वो चीज़ देखते हैं। चलिए, तो दक्षिण अमेरिका के ऊपर साइड यानी कि उत्तर साइड में कैरिबियन सागर है। पूरब में उत्तर साइड में जो है ये कैरिबियन सागर है। पूरब में जो है अटलांटिक महासागर है और उनके दक्षिण में जो है ये दक्षिण में आर्कटिक महाद्वीप है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो ये दक्षिण अमेरिका के चारों ओर का स्थिति हम लोग जान गए कि क्या क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन है। जिसका क्षेत्रफल जो है 17 मिलियन है। दक्षिण अमेरिका जो है 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में लैटिन लोग आकर इस भाग में बस गए थे। किस भाग में? दक्षिण अमेरिका में। और पुर्तगाल और स्पेन लोग का जो भाषा थी वो लैटिन भाषा थी, लैटिन भाषा थी। इसीलिए इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन से बड़े संख्या में दक्षिण अमेरिका जो आए थे लोग, तो उन लोगों का भाषा के हिसाब से ये लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो आने वाले मुख्य देश हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है कोलंबिया, दूसरा है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनामा, पेंच गायना, ब्राज़ील, उरुग्वे, उसके बाद है अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलिविया, फिर पैराग्वे। ये सब जो है दक्षिण अमेरिका के मुख्य देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नोट कर लेते हैं।
दिख जाएगा क्लियर आप लोगों को। ये जो मैप देखते हैं, चलिए तो हम बता रहे थे ये दक्षिण अमेरिका जो है त्रिभुजाकार का है, इस टाइप से ट्रायंगल शेप में है, ठीक, त्रिभुजाकार है। तो इनका जो है अलग अलग पट्टी में बंटा हुआ है, जो कलर वाइज दिया हुआ है। अब देख लीजिएगा बैगनी कलर में इस साइड जो है प्रशांत महासागर है, तो उस साइड में प्रशांत तटीय पट्टी है, देखिए प्रशांत तटीय पट्टी। और पश्चिमी भाग पश्चिमी पर्वतमाला, तो ये पश्चिमी पर्वतमाला इधर ही पश्चिम है, तो पश्चिमी पर्वतमाला दूसरा में है। और पूर्वी उच्च भूमि देखिए ब्लू कलर का है, ये हुआ ये पूर्वी उच्च भूमि है, तीसरा में पूर्वी उच्च भूमि, ठीक। और बीच वाला है केंद्रीय निम्न भूमि, ठीक। ये कलर वाइज आप देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैप के हिसाब से याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दक्षिण अमेरिका को अलग अलग पट्टी में बांट कर देखते हैं। चलिए पहला है पश्चिमी तटीय प्रदेश, जिसको हम प्रशांत तटीय पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है यह पट्टी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इंडीज और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह जो है पश्चिम में इंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। तो पश्चिम में देखे थे दोस्तों, चलिए मैप में दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो है इधर प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर और तटीय मैदान, ये पश्चिमी पर्वतमाला, ये जो है पश्चिमी पर्वतमाला ये, और इधर प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर। इसके बीच यहाँ इधर पश्चिमी पर्वतमाला और इधर पर्वत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बीच में जो ये बैगनी कलर का है यहाँ से दिया हुआ है, तो ये चीज़ है, तो उसके बीच में स्थित है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चलिए दूसरा है यह तटीय क्षेत्र उत्तरी भाग में कम, जो उत्तर भाग में उत्तर भाग में कम है, किंतु दक्षिण भाग में अधिक चौड़ा है। तो नीचे दक्षिण जो है सबसे नीचे, देखिए इधर उत्तर साइड हो गया, इधर उत्तर साइड हो गया, इधर उत्तर साइड हो गया, और दक्षिण इधर। तो इधर नीचे जो है, इधर ज़्यादा चौड़ा है और इधर चौड़ाई कम है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। चलिए ये जो है इसी क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल भी स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तटीय क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हम लोग का दूसरा पॉइंट है पश्चिमी पर्वतमाला, जो हम लोग देखे थे बीच में पश्चिमी पर्वतमाला। आप लोग चेक कर लीजिएगा मैप में, और मैप जरूर से आप लोग नोट्स में बनाइएगा तो बेहतर रहेगा आप लोगों को समझने में। तो वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम बार बार नहीं दिखाएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए इसका पहला पॉइंट क्या है। पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलती है, जो उत्तर में पनामा से लेकर दक्षिण में मैगलन जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा, एंडीज पर्वत 7 देशों का हिस्सा। एंडीज पर्वत जो है 7 देशों का हिस्सा है। क्या क्या है ये देश? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू,
बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये जो है 7 देश का भाग है। ठीक, यह विश्व का दूसरी सबसे नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत जो है विश्व का दूसरी सबसे नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। ये जो है 7500 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वत का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। और पहला में क्या आता है हम लोगों का, इंडिया का जो हिमालय पर्वत, ये पहला सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है, और एंडीज पर्वत दूसरा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए एंडीज पर्वत के बारे में देखते हैं। एंडीज पर्वत कितना भाग में बंटा हुआ है, तो एंडीज पर्वत 3 भाग में बंटा हुआ है। क्या है, पहला है उत्तरी एंडीज, दूसरा है मध्य एंडीज, और तीसरा है दक्षिणी एंडीज। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, हम लोग का पहला है एंडीज पर्वत का पहला भाग है उत्तरी एंडीज। तो पहला है हम लोगों का उत्तरी एंडीज। ठीक है, उत्तरी एंडीज को उसको पहले देखते हैं। चलिए, तो एंडीज पर्वत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है, जहाँ ज्वालामुखी प्रायः आते रहती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो है प्रशांत महासागर का एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का भाग कहा जाता है, जो आग का गोला कहा जाता है, आग का गोला कहा जाता है। तो उस एरिया में जितना भी क्षेत्र आता है वहाँ ज्वालामुखी हमेशा आती रहती है। तो एंडीज पर्वत भी उसी ज्वालामुखी क्षेत्र का भाग है। ठीक है, जो पर्वत प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, माउंट चिम्बोराजो और माउंट कोटोफैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी का शिखर है। ये एंडीज पर्वत के अंतर्गत जो है माउंट चिम्बोराजो और माउंट कोटोफैक्सी, ये चिम्बोराजो और कोटोफैक्सी ये ज्वालामुखी सक्रिय शिखर है। चलिए तीसरा पॉइंट है, इक्वाडोर में स्थित कोटोफैक्सी संसार का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। ये इक्वाडोर में स्थित है कोटोफैक्सी नामक ज्वालामुखी सक्रिय शिखर, जो संसार यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। कहाँ स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में। ठीक है, इक्वाडोर देश में स्थित है, जो कोटोफैक्सी नामक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर पर स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम लोग का, दूसरा मध्य इंडीज। तो मध्य इंडीज के अंतर्गत क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। मध्य पर्वत श्रेणियों में उच्च पठार स्थित है। ये जो मध्य इंडीज में है, जो वहाँ पे उच्च पठार स्थित है, जिसमें बोलाविया का पठार, पेरू का पठार, इक्वाडोर का पठार आदि शामिल है। मध्य इंडीज के अंतर्गत जो है सबसे बड़े पठार है वो बोलाविया का पठार, पेरू का पठार और इक्वाडोर का पठार आते हैं। ठीक, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील टिटिकाका झील स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वो टिटिकाका इसी क्षेत्र में मध्य इंडीज के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हम लोग का पॉइंट है इंडीज पर्वत के अंतर्गत वो दक्षिणी इंडीज है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। दक्षिणी इंडीज में एकोनकागुआ 6962 मीटर है, जो ज्वालामुखी और मोड़दार पर्वत है। दक्षिण इंडीज में जो है एकोनकागुआ एक पर्वत शिखर या चोटी कहा जाता है, जिसका ऊंचाई जो है 6962 मीटर है, जो ज्वालामुखी और मोड़दार पर्वत का एक भाग है।
यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। तो दूसरा चलिए, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण एंडीज के अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है उसका? सक्रिय ज्वालामुखी का नाम ये ओजोस डेल सालाडो, जिसका ऊंचाई है 6,893 मीटर है, जिसका ऊंचाई 6,893 मीटर है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो हम लोग दक्षिण अमेरिका को बांटे थे 4 चौथा भाग, तो उसी के ये तीसरा पॉइंट है। पूर्वी उच्च भूमि बोले तो इधर दाहिना साइड है। ठीक, मैप के दाहिना साइड में, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट क्या है? पूर्वी उच्च भूमि आग्नेय और रूपांतरित कठोर पुरानी चट्टानों से निर्मित है। ये पूर्वी उच्च भूमि जो है वो पुरानी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत 3 मुख्य पठारों को शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत जो है 3 मुख्य पठारों को शामिल किया गया है। क्या क्या है वो पठार? चलिए देखते हैं। एक है गोयाना हाइलैंड्स और ब्राजीलियन हाइलैंड्स, उसके बाद पोटागोनिया का पठार। ये 3 है। ठीक, ये 1 2 3। तो चलिए हम लोग इनको भी अलग अलग करके देखते हैं। पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत 3 मुख्य पठार पाया जाता है। तो पहला क्या है? गोयाना का पठार। इसकी लंबाई 1000 मील से अधिक है। गोयाना पठार का लंबाई जो है 1000 मील से भी अधिक है। या हाइलैंड्स दक्षिण वेनेजुएला से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी ब्राज़ील के सिरे तक फैला हुआ है। ये गोयाना का पठार जो है दक्षिणी वेनेजुएला से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी ब्राज़ील के सिरे यानी कि उत्तरी ब्राज़ील तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह अमेज़न नदी, ये गोयाना पठार जो है अमेज़न नदी के उत्तर में और ओरिनोको नदी के दक्षिण में स्थित है। ये गोयाना पठार जो है अमेज़न नदी के उत्तर में और ओरिनोको नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ पर गोयाना पठार में जो है वो दुनिया का सबसे ऊंची झरना है, जिसका नाम है एंजल और जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर पर स्थित है। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं दूसरा, ब्राज़ीलियन का पठार। चलिए, इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर है। ब्राज़ीलियन का पठार जो है 800 मील लंबा है। यह दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील के मिनस गेरायस बहिया और साओ पाउलो राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। ये तीसरा पोटागोनिया का पठार। यह एंडीज और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ये पोटागोनिया का पठार जो है एंडीज पर्वत और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई 1000 मील लगभग है। चलिए दूसरा, पोटागोनिया दक्षिण अर्जेंटीना में रियो निग्रो नदी से होकर टिएरा डेल फ्यूगा और मैगलन जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। पोटागोनिया का पठार जो है वो दक्षिण अर्जेंटीना में
रियो निग्रो नदी से होकर टिएरा डेल फ्यूगा और मैगेलन जलडामुरू मध्य तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए अब दक्षिण अमेरिका को जो हम लोग चौथा भाग में बांटे थे तो उसका अंतिम पॉइंट और चौथा, चलिए केंद्रीय निम्न भूमि क्या है इसके अंतर्गत। चलिए, यह निम्न भूमि एंडीज और पूर्वी हाइलैंड्स के बीच स्थित है। ये जो केंद्रीय निम्न भूमि है वो एंडीज और पूर्वी हाइलैंड्स के बीच स्थित है तथा महाद्वीप के आधे से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। ये जो है केंद्रीय निम्न भूमि बीच वाला, वो आधे से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है दक्षिण अमेरिका को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मध्यवर्ती मैदान का निर्माण अमेजन केंद्रीय मध्यवर्ती मैदान का निर्माण जो है अमेजन, ओरिनोको और प्लाटा नामक नदियों से बना हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत 3 मैदानी क्षेत्र आते हैं। केंद्रीय मध्यवर्ती भूमि के अंतर्गत 3 मैदानी क्षेत्र, मुख्य रूप से 3 मैदानी क्षेत्र आते हैं, यानी कि शामिल किया गया है। वो क्या क्या है 3? पहला में है हम लोग का अमेजन का मैदान, दूसरा में है ओरिनोको का मैदान और तीसरा में है लपलट का मैदान। तो चलिए हम लोग इसको भी एक एक करके देखते हैं। हम लोग का पहला मैदानी चित्र का नाम है वो अमेजन का मैदान। ठीक, चलिए, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है जिसका निर्माण अमेजन और उसकी सहायक नदी से बना है। ये जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। और अमेजन जंगल आप सुने भी होंगे, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति क्षेत्र है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन में भूमध्य रेखीय जंगल को सेल्वस कहा जाता है। अमेजन में जो जंगल पाया जाता है उसको सेल्वस नाम दिया गया है, सेल्वस। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजन बेसिन का जो जंगल है वो विशिष्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक, इन वनों को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन के जंगल को जो विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से 21% ऑक्सीजन जो है विश्व को प्राप्त होती है। केवल 21%, वहीं से अमेजन की जंगल से ही 21% ऑक्सीजन रिलीज होती है हर साल। तो इसीलिए उस जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक, तो चलिए दूसरा पॉइंट है हम लोग का ओरिनोको का मैदान। ओरिनोको के मैदान का निर्माण ओरिनोको तथा उसकी सहायक नदी द्वारा हुआ है। तो जो नदी है, जो मुख्य नदी है, उसी के नाम से मैदानी क्षेत्र का नाम भी जाना जाता है। जैसे हम लोग का भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र, इस टाइप का नदी के नाम से ही उस क्षेत्र का नामकरण हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा, यहाँ स्थित उष्ण घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। ठीक, ओरिनोको का मैदानी भाग में जो घास का मैदान पाया जाता है उसको लानोज कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा घास के मैदानी क्षेत्र का नाम। चलिए आगे तीसरा है
लाप्लाट का मैदान। चलिए लाप्लाट के मैदान के बारे में देखते हैं। लाप्लाट का मैदान लाप्लाट नदी तंत्र के सहयोग में निर्मित मैदान है। ये लाप्लाट का मैदान जो है लाप्लाट नदी तंत्र के सहयोग से निर्मित मैदान है। तो लाप्लाट नदी उसके बाद उसके सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। ये भी तीनों का सेम है, जैसे लाप्लाट, ओरिनिको और अमेजोन, ये तीनों नदी का अपना अपना मुख्य भाग है और उसके सहायक नदी के द्वारा अपना मैदानी भाग बनाते हैं। तो समझ गए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्थित घास के मैदान को पंपस कहा जाता है। तो दोस्तों ये लाप्लाट मैदानी क्षेत्र में जो पाया जाता है घास का मैदान को, उसको लाप्लाट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स को प्रेफर कीजिएगा दोस्तों। नोट्स बनाओगे तो बेहतर होगा, तो इसीलिए आप लोग नोट्स बना लीजिए और रिवीजन पर फोकस दीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन करोगे तो नंबर्स आएंगे, याद करोगे तो फिर भूल जाओगे, इसीलिए रिवीजन करोगे तो माइंड में घुसेगा दोस्तों। तो ठीक है, इतना ही आज का टॉपिक, इतना ही है। दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग पूरी देख लिए। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही है। तो एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना।